हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या, तो मैंने बताया था उसका रीजन। कॉन्ट्रैक्ट हम क्यों पढ़ते हैं। इवन जब भी हम कोई लॉ पढ़ रहे हैं ना, तो उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है, कोई ना कोई। तो लॉ पढ़ने का कोई भी रीजन होगा। जैसे अगर हम सपोज करो सीआरपीसी की बात कर रहे हैं, कोई भी हम क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं, या कोई भी सिविल लॉ पढ़ रहे हैं, या कोई भी ऐसा लॉ पढ़ रहे हैं जो हमें क्रिमिनल जस्टिस प्रोवाइड कराता है, तो हम इसलिए पढ़ रहे होते हैं वो, क्योंकि बेसिकली आर्टिकल 21 जब तुम पढ़ोगे ना, तो आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट ड्यू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो अगर किसी को हमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव भी करना है, या किसी को राइट टू फ्रीडम प्रोवाइड कराना है, तो उसका एक प्रोसीजर दिया हुआ है। तो अगर वो प्रोसीजर दिया हुआ है, तो क्रिमिनल जस्टिस के लिए वो प्रोसीजर दिया हुआ है क्रिमिनल लॉ में, और सिविल जस्टिस के लिए वो प्रोसीजर दिया गया है सिविल लॉ में। ठीक है बेटा। तो ऐसे ही इसका रीजन होता है। तो अगर हम बात करते हैं, यस सर। अगर बात कर हाँ, अगर अब आते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे। तो कॉन्ट्रैक्ट जब भी तुम पढ़ोगे, कॉन्ट्रैक्ट कहीं भी किसी भी जगह पे जाके तुम पढ़ोगे, तो कॉन्ट्रैक्ट का एक ही रीजन है। कहीं भी तुम पढ़ लो, कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियल से हम करते क्या ट्रांजेक्शन। होते हैं, कमर्शियल ट्रांजेक्शन। तो कॉन्ट्रैक्ट जब हम यस कर रहे सर। होते हैं, तो उसका एक रीजन होता है कमर्शियल ट्रांजेक्शन। तो इसीलिए अब कमर्शियल ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि कमर्शियल ट्रांजेक्शन ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें दोनों पार्टी, एक जो प्रोमिसर है और प्रोमिसी है, दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ गेन हो रहा है। ठीक है। तो बेसिकली दोनों पार्टी कुछ ना कुछ गेन कर रही होती है। ठीक है, इसे बोलते हैं कमर्शियल ट्रांजेक्शन। तो जब भी कमर्शियल, जिस दिन कमर्शियल ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुए थे ना बेटा, उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गया था। तो इसीलिए एंसन एक भाई साहब थे, एंसन एक जूरिस्ट थे, उन्होंने बोल दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट इज द चाइल्ड ऑफ कॉमर्स। तो कॉन्ट्रैक्ट इज द चाइल्ड ऑफ कॉमर्स। और मैंने एक चीज आप सबको बताई थी कि कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है कि जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज है ना पार्टीज के, वो पार्टी खुद क्रिएट करती है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एकमात्र एक्सेप्शन है लेजिस्लेटिव लॉज का। क्योंकि जितने भी हमें राइट्स एंड लाइबिलिटी हमारी कंट्री इंडिया में मिल रहे हैं, चाहे वो राइट टू इक्वालिटी की बात करें, चाहे राइट टू फ्रीडम की बात करें, राइट टू एजुकेशन की बात करें, या प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात करें, या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में शेयर की बात करें, तो जितने भी राइट है हमें, जितनी भी लाइबिलिटीज है हमारी, वो सारी की सारी पार्लियामेंट ने क्रिएट की है। लेकिन उसका वन ऑफ द एक्सेप्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पार्टी राइट्स एंड लाइबिलिटी खुद क्रिएट करती है। अब इसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है उसकी डेफिनेशन दी कहाँ गई है। तो हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट, आज बेफिक्र रहो मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। आज जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थी, तो कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन, क्योंकि देखो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो मैंने आप सबको बताया था एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। अब मुद्दा ये आता है कि एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट मतलब, कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट। तो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। तो अगर एग्रीमेंट की बात करो, तो फिर एग्रीमेंट क्या होता है। तो एग्रीमेंट बेसिकली होता है मीटिंग ऑफ माइंड, व्हेन टू पार्टीज ए एंड बी आर एग्री टू डू सर्टेन थिंग ऑन द सर्टेन सेंस, सेम थिंग ऑन द सेम सेंस, सो दैट इज एग्रीमेंट। लाइक अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा, और आप मेरे से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना चाह रहे हो, तो मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाना चाह रहा हूँ, आप मेरे से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना चाह रहे हो, तो हम बहुत एक दोनों पार्टी पे एग्री हैं। लेकिन मैंने बताया था ये जो इस पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट के जो ट्रांजेक्शन की इनिशिएशन होती है, वो होती है प्रपोजल से। प्रपोजल हमने पढ़ा, तो प्रपोजल हमने जब पढ़ा, अब क्योंकि बीइंग ए लॉ स्टूडेंट हमें कोई प्रपोजल तो ये तो हम बोल नहीं देंगे किसी को कि जब मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ या कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ प्रपोजल हो जाएगा। तो प्रपोजल का तो हमें सब कुछ ही देखना पड़ेगा, और इसी का लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया हुआ है कई केसेस में। और इसी पे बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट जो पहले से चले आ रहे हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट के, पहले से भी चले आ रहे हैं, जिन्हें हम फॉलो करते हैं। तो वो हम सबने देख लिया। जैसे अगर हम बात करते हैं प्रपोजल की, तो प्रपोजल का मीनिंग होता है कि वन पर्सन प्रोमिसर, अनदर पर्सन प्रोमिसी, वन पर्सन सिग्निफाई हिज विलिंगनेस। तो सिग्निफाई का मतलब है, सिग्निफाई हिज विलिंगनेस का मतलब एक्सप्रेसिंग हिज विलिंगनेस। मतलब वो, और वो एक्सप्रेस करेगा कैसे, बेसिकली सिग्निफाई का मतलब है कम्युनिकेटिंग हिज विलिंगनेस। तो कम्युनिकेशन का अगर प्रोविजन देखोगे, तो कम्युनिकेशन के प्रोविजन सेक्शन 3 में दिए हुए हैं कि हम कोई बात अपनी किसी को कम्युनिकेट करते हैं, तो किसी एक्ट या ओमिशन से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो देखो प्रोमिसर हमको पता है, प्रोमिसी पता है, और सिग्निफिकेशन का मतलब है when we are communicating my message, when I'm communicating my message to another person by any act or omission, so that is signification। अब सिग्निफिकेशन किस चीज का, विलिंगनेस का। अब विलिंगनेस की बात करें, तो इस पे आ जाता है इंटेंशन। अब इंटेंशन की बात करें, विलिंगनेस का तो मतलब ये हुआ ना इंटेंशन। तो पहली हेडिंग थी प्रपोजर प्रोमिसर, दूसरी प्रोमिसी, फिर विलिंग सिग्निफाई, थर्ड हो गया विलिंगनेस। विलिंगनेस पे हमने एक केस देखा था बेल्फर वर्सेस बेल्फर, कि भैया अगर हम कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या कोई हम फैमिली अरेंजमेंट कर रहे हैं,
तो इसमें हमें कोई कमर्शियल बेनिफिट तो हो नहीं रहा है, कोई भी हमें ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन से, सोशल या फैमिली ट्रांजेक्शन से हम कोई कुछ गेन या कुछ लॉस तो कर ही नहीं रहे हैं, वो तो फैमिली सेटलमेंट है बेसिकली। लेकिन जब भी हमको कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करना होगा उसमें कहीं ना कहीं कमर्शियल ट्रांजेक्शन होगा। जैसे बेल्फर वर्सेस बेल्फर केस में क्या होता है कि हस्बैंड बोलता है अपनी वाइफ से कि मैं तेरे से दूर जा रहा हूँ, तेरे को कुछ दिन तक पैसे भेजते रहूंगा, वो पैसे भेजना बंद कर देता है। उसकी वाइफ उस पर केस करती है, केस कोर्ट में जाता है, कोर्ट बोलता है कि ये आपके फैमिली सेटलमेंट थे। यहाँ विलिंगनेस जो है ना, इंटेंशन जो है, वो कमर्शियल ट्रांजेक्शन क्रिएट करने की नहीं थी, वो सिर्फ फैमिली सेटलमेंट या फैमिली अरेंजमेंट की थी। तो पहला होता है प्रोमिसर, दूसरा है प्रोमिसी, फिर होता है सिग्निफाई जिसे बोलते हैं कम्युनिकेशन, सेक्शन 3 में लिखा हुआ है, एक्ट या ओमिशन से, ठीक है। एक्सप्रेस एम्प्लॉयड सेक्शन 9 में लिखा हुआ है। विलिंगनेस इसमें लिखा हुआ है, ये मैं रिवाइज करवा रहा हूँ जल्दी जल्दी। विलिंगनेस लिखा हुआ है वेलफेयर वर्सेस बेलफेयर केस में देख लिया। उसके बाद लास्ट केस, लास्ट जो लिखा हुआ है, विद ए व्यू वन पर्सन सिग्निफाई हिज विलिंगनेस टू अनदर पर्सन विद ए व्यू टू टेक पर्सन। तो ये जो विद ए व्यू जो वर्ड है ना, इसका मतलब पता क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज करो मैं आप सबको बोल रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाता हूँ, क्या आप मेरे से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना चाहोगे? तो मैं आपको जो मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, विद ए व्यू कर रहा हूँ कि आप मेरे इस ऑफर को एक्सेप्ट करो। लेकिन अगर दूसरे केस में मैं आपको बोल देता हूँ कि बच्चों मैं बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाता हूँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आप सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूँ, सिर्फ मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, तो इन्फॉर्मेशन में और विलिंगनेस में, विद ए व्यू में डिफरेंस होता है। इन्फॉर्मेशन में और इस चीज में, इस पर्पज में कि मैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाह रहा हूँ, इसमें डिफरेंस होता है। तो विद ए व्यू का मतलब होएगा वन पर्सन सिग्निफाई हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद ए व्यू टू टेक कंसेंट। अगर मैं विद ए व्यू टू इन्फॉर्म कर रहा हूं तो दैट इज नॉट प्रपोजल। अगर मैं विद ए व्यू टू टेक कंसेंट आपको कोई मैसेज कन्वे कर रहा हूं तो दैट इज प्रपोजल, समझ रहे हो? अगर मैं विद ए व्यू टू टेक कंसेंट मैं बोलता हूं कि मैं बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाता हूं आप सबको, क्या मेरे से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे? तो यहाँ पे लाइक लाइन सेट होती है जिसे बोलते हैं विद ए व्यू टू टेक कंसेंट। दूसरी केस में अगर मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा होता हूँ कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, और विद ए व्यू टू इन्फॉर्म कर रहा हूँ, तो इस कंडीशन में ये प्रपोजल नहीं होगा। तो पहली चीज थी प्रोमिसर, दूसरी प्रोमिसी, तीसरी सिग्निफाई। सिग्निफाई जब भी लिखोगे याद रखना सेक्शन 3 लिखोगे, एक्ट और ओमिशन से कम्युनिकेशन होता है। उसके अलावा इम्प्लाइड और एक्सप्रेस होता है सेक्शन 9 में। उसके बाद जब भी आप लिखोगे विलिंगनेस तो आप लिखोगे बेल्फर वर्सेस बेल्फर केस, और विलिंगनेस इंटेंशन की बात करता है। और विद ए व्यू का मतलब है कि विद ए व्यू टू टेक एसेंट है या विद ए व्यू टू इन्फॉर्म है। उसके बाद अगर हम कोई प्रपोजल कर रहे हैं तो कितनी तरह की एक्ट हो सकती हैं? दो तरह की एक्ट हो सकती हैं, पॉजिटिव एक्ट और नेगेटिव एक्ट। पॉजिटिव एक्ट ये हो सकती है कि मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा सकता हूँ तो दैट इज ए पॉजिटिव एक्ट। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक काम करो, आप एक काम करो, मेरे को खरीद लो, मेरे को आप 5 करोड़ रुपए दे दो, मैं सिर्फ आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा, किसी और को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ाऊंगा। तो पहले केस में जब मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहा हूँ तो दैट इज पॉजिटिव एक्ट। दूसरे केस में जब मैं आपको बोलता हूँ कि मैं किसी और को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ाऊंगा तो दैट इज नेगेटिव एक्ट। तो नेगेटिव एक्ट के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। और अब मुद्दा ये आता है कि सर नेगेटिव एक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट तो हो सकता है, फिर नेगेटिव एक्ट को आप एनफोर्स कैसे कराएंगे? लेकिन पॉजिटिव एक्ट तो हम एनफोर्स करा देते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एक्ट तो ये होता है कि सेक्शन 37 जब आप देखोगे, तो अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आइदर पार्टी हैज टू परफॉर्म और लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैज टू परफॉर्म। तो पॉजिटिव एक्ट तो करनी पड़ेगी सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग। ऐसे अगर आप देखोगे सेक्शन 73 के अकॉर्डिंग, अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। फिर ये नेगेटिव एक्ट जो होती है कि मैं किसी और को कॉन्ट्रैक्ट ना पढ़ाऊं, इसको आप कैसे एनफोर्स कराओगे? तो इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आप सेक्शन 37, 38, 39 ऑफ एसआरए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ना। उसमें हम निगेटिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी इंजंक्शन का रिलीफ लेके आ सकते हैं, इंजंक्शन के रिलीफ लेके आ सकते हैं। जैसे सपोज करो एक सिंगर है, एक सिंगर है, वो एक थिएटर में जाता है और उस थिएटर के मालिक से बोलता है कि मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ और मैं आपके थिएटर में अगले 1 हफ्ते या 10 दिन तक गाना गा सकता हूँ, अगर आप मेरे को इतने पैसे दे दोगे। थिएटर का मालिक बोलता है कि ठीक है, मैं आपको जितने पैसे बोल रहे हो ना, आप 10,000 रुपये बोल रहे हो, मैं आपको 10,000 नहीं दूंगा, मैं आपको 20,000 दूंगा, लेकिन शर्त मेरी ये है कि आप सिर्फ मेरे पास आके गाना गाओगे, किसी और के पास जाके गाना नहीं गाओगे। तो पहले केस में जब वो उसके पास जाके गाना गा रहा है दैट इज पॉजिटिव एक्ट टू डू समथिंग। दूसरे केस में जब वो कहीं और नहीं जा रहा है तो दैट इज नेगेटिव एक्ट। तो नेगेटिव एक्ट के लिए भी प्रपोजल हो सकता है। ठीक है बेटा, समझ में आया इतना सबको? यस यस सर। सर। आ रहा है यस समझ में? सर। किसी को कुछ यस सर। पूछना है किसी को कुछ? यस सर आ रहा है। आ रहा है बेटा? अब आते हैं हम ऑफर पे। तो टाइप्स ऑफ ऑफर में हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो दो ऑफर तो हमने कल क्लियर कर दिए थे, एक्सप्रेस ऑफर
और इम्प्लाइड ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर की मैं अगर बात करूं तो एक्सप्रेस ऑफर वो ऑफर होता है जब हम बाय वर्ड, रिटर्न, स्पोकन, जब हम कोई एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। सपोज करो मैं आप सबको बोल दे रहा हूँ कि मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, मैं एक रिटर्न में आपको एक लेटर सेंड करता हूँ, तो एक्सप्रेस ऑफर है। मैं बोल के आपको कह रहा हूँ कि भैया मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाना चाह रहा हूँ, दैट इज एक्सप्रेस ऑफर। तो एक्सप्रेस ऑफर जो रिटर्न में होगा, जो ओरली होगा, तो उसे एक्सप्रेस ऑफर होगी। इम्प्लाइड ऑफर होता है जो कंडक्ट से होता है। जैसे मैं इसका सबसे बड़ी एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर सपोज करो आपके कॉलेज के बाहर कोई ऑटो रिक्शा खड़ा होता है, और वो ऑटो रिक्शा क्या होता है, रेगुलर उसका काम है कि वो मेट्रो तक जाता है, मेट्रो से फिर आपके घर इसके इंस्टीट्यूशन के बाहर आता है, फिर मेट्रो के पास जाता है, फिर इंस्टीट्यूशन। तो उसको आप सबको पता है कि अगर आप इस ऑटो रिक्शा में जाके बैठोगे तो सिर्फ इसकी एक ही डेस्टिनेशन है। अब आपको मेट्रो से जाना था, तो ना तो आपने रिक्शा वाले से बोला, ना रिक्शा वाले आपसे ने आपसे बोला, आप सिर्फ जाके उस ऑटो रिक्शा में बैठ जाते हो। तो आपका उस ऑटो रिक्शा में बैठना ही प्रपोजल है। जैसे ही आप उस ऑटो रिक्शा में बैठोगे, वो चल दे, ना तो आपने उससे कुछ बोला है, ना आपने उससे, उसने कुछ आपसे कुछ बोला है, वो चल देगा, वो आपको मेट्रो पे ड्रॉप करेगा, आपको उसकी फी पेमेंट करनी पड़ेगी। अब यहाँ इस केस में आप ये प्ली नहीं ले सकते कि मेरी तरफ से कोई ऑफर था ही नहीं। आपकी तरफ से ऑफर था, इंप्लाइड ऑफर था, और आपने वो ऑफर कैसे परफॉर्म किया, बाई कंडक्ट परफॉर्म किया। तो आपका उस ऑटो रिक्शा में जाके बैठना वो कंडक्ट है, और ये प्रूव कर रहा है कि इंप्लाइड ऑफर भी हो सकते हैं। समझ रहे हो? तीसरा जो ऑफर था इसके बाद था बेटा, तीसरा ऑफर था जनरल ऑफर। तो अगर हम बात करेंगे, अभी तक जो हमने ऑफर देखा है इसमें दो पार्टी होती हैं, प्रॉमिसर और प्रोमिसी। तो प्रॉमिसर भी सर्टेन है, प्रोमिसी भी सर्टेन है। जैसे इस केस में अगर मैं रुखसाना के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता हूं और रुखसाना को बोल देता हूं कि बेटा मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट टेक पढ़ाऊंगा, तो बेसिकली अमित भी सर्टेन है, प्रोमिसर भी सर्टेन है, और प्रोमिसी रुखसाना भी सर्टेन है। सर्टेन का मतलब कि हम सबको पता है प्रोमिसर कौन है, अमित प्रोमिसर है, और हम सबको पता है प्रोमिसी कौन है, रुखसाना सर्टेन है। लेकिन दूसरे केस में जब हम जनरल ऑफर कर रहे होते हैं, जो हमने केस पढ़ा था कार्लिल वर्सेस कॉर्बोलो की स्मोक बॉल कंपनी, तो उसमें कंपनी अनाउंस करती है एक न्यूज़पेपर में, एक एडवर्टाइजमेंट निकालती है कि मैं एक क्रीम बना रही हूँ, इस क्रीम को जो भी अप्लाई करेगा वो अगले 6 महीने तक अगर अप्लाई कर देगा, इसके फैक्ट कुछ ऐसे थे, उसे सिमिलरली मैं बता रहा हूँ, कि अगले 6 महीने तक अप्लाई करेगा तो वो गोरा हो जाएगा। और अगर किसी को हमारी बात पे विश्वास नहीं है तो हम इस बात की गारंटी लेते हैं, और उस गारंटी को फुलफिल करने के लिए हम समथिंग, कुछ कुछ अमाउंट इस बैंक में रख लेते हैं, और जो भी हमारी कंडीशन को फुलफिल कर देगा, वो 6 महीने तक क्रीम लगा के गोरा नहीं हो पा रहा है, वो उस पैसे को वहां से बैंक से निकाल लेगा। एक लेडी होती है कॉर्लिन, वो पहुंच जाती है, वो उस कंपनी से बोलती है आपने बोला था 6 महीने तक आप मेरे को, मैं क्रीम लगाऊंगी तो गोरी हो जाऊंगी, मैं तो गोरी नहीं हुई। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अभी वो बोलती है लाओ मेरे पैसे दो बैंक से निकाल के। तो कंपनी बोलती है हमारा आपसे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? क्योंकि अगर हम बात करें प्रपोजल की, तो प्रपोजल में प्रोमिसर और प्रोमिसी दोनों सर्टेन होने चाहिए। तो इस कंपनी ने प्ली ली कि प्रोमिसर, कंपनी तो सर्टेन है, लेकिन ऑफरी आप तो सर्टेन नहीं हो, हमें क्या पता, हमने कोई आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी किया था। तो इस केस में कोर्ट ने एक नए तरह का कॉन्ट्रैक्ट इवॉल्व कर दिया, इसे बोलते हैं जनरल ऑफर। कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, जनरल ऑफर अनसर्टेन पर्सन को हो सकता है, पब्लिक एट लार्ज को हो सकता है, लेकिन इसमें जो एक्सेप्टेंस देगा दैट मस्ट बी ए सर्टेन पर्सन। जैसे इस केस में क्या हुआ था कि कंपनी बोलती है कि जो भी स्क्रीन को लगाएगा उसको ये पर्टिकुलर फायदा हो जाएगा। तो कंपनी पब्लिक एट लार्ज को बोल देती है, जो भी का मतलब है कि कोई भी लगा लो इस क्रीम को। तो इस कंडीशन में जब वो लेडी आके क्रीम लगाती है, तो जैसे ही उसने क्रीम लगाई, तो उसने वो ऑफर जो है वो परफॉर्म कर दिया, उसने बेसिकली बाय कंडक्ट उसने एक्सेप्टेंस दे दी। हाँ सक्षम। सर एक छोटा सा डाउट है इसी केस में। हाँ हाँ बोल। सर मैं ये वाला केस पढ़ रहा था, तो इसमें एक मतलब जैसे आपने बताया वो एक क्रीम का था, और हाँ हाँ मैंने जैसे जब गूगल से मैं पढ़ रहा था, तो उसमें था कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो थी, उस हाँ हाँ उसने एक बॉल बनाई थी, स्मोक बॉल, जो हाँ इन्फ्लुएंजा, हाँ उस टाइम पे जब इन्फ्लुएंजा वायरस चल रहा था, तो हाँ हाँ जैसे हाँ कोरोना के लिए आया था वैसे ही इन्फ्लुएंजा समझ गया, वायरस मैं समझ गया। का ये क्लेम कर रहा था। तो इसमें से कौन सा है, ये मैं थोड़ा उसमें कंफ्यूजन है। तो बेटा ये मैं सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ, अलग मैं ये नहीं बता रहा उसने स्मोक बॉल वो मेडिसिन बनाई थी, उसने कोई वैक्सीन बनाई थी, मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ फैक्ट बता के। हाँ जी, हाँ चलो जी, हाँ हम जी। मान लेते हैं, मैं मान लेता हूँ कि ये कंपनी कॉर्लिल नहीं थी, ये कंपनी थी स्मॉल एंड लवली। मैं दूसरा नाम ले रहा हूँ, स्मॉल एंड लवली कंपनी बोल
क्रीम लगाएगा वो गोरा हो जाएगा। और अगर इस बात पे यकीन नहीं है तो मेरी क्रीम लगा के देख लो। अगर आपको इस बात पे भी यकीन नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ, 6 महीने तक मेरी क्रीम लगाओ, जो अगर गोरा ना हो तो मैं बैंक में 50 करोड़ रुपए रख देता हूँ, जो गोरा ना हो जाके 50 करोड़ रुपए ले लेना। अब मैंने वो क्रीम लगाई अमित ने, और 6 महीने तक क्रीम लगाता रहा, मैं तो गोरा ही नहीं हुआ, मैं तो उल्टा काला हो गया। तो इस कंडीशन में मैं उस कंपनी के पास जाता हूँ, स्मॉल एंड लवली कंपनी के पास। मैं बोलता हूँ एक काम कर, तूने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया था, और तेरी उस एडवर्टाइजमेंट को देख के, तेरे उस ऑफर को देख के मैंने कंडीशन परफॉर्म करी है। और जैसे ही मैंने कंडीशन परफॉर्म करी है तो मैंने जो बेसिकली जो एक्सेप्टेंस दे दी है कंडीशन परफॉर्म करने से, जैसे ही मैंने एक्सेप्टेंस दे दी, अब क्योंकि आपने मेरे को गारंटी दी थी मैं गोरा हो जाऊंगा, तो मैं तो गोरा नहीं हुआ, तो मेरे को 50 करोड़ रुपए चाहिए। कंपनी डिनाई कर देती है। कंपनी डिनाई क्यों कर देती है? कंपनी ने डिनाई क्यों किया, उसका रीजन था। कंपनी का डिनाइल का रीजन ये था बेटा, कि कंपनी बोलती है कि जब हम सेक्शन 2A पढ़ते हैं तो प्रोमिसर भी सर्टेन होता है और प्रोमिसी भी सर्टेन होता है। जैसे पहले वाले केस में क्या होता है कि अमित भी सर्टेन है और रुखसाना भी सर्टेन है। अमित बोलता है कि आई एम द प्रोमिसर, रुखसाना बोलती है आई एम द प्रोमिसी। पूरी दुनिया को पता है कि अमित और रुखसाना के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लेकिन जनरल ऑफर के केस में क्या होता है, जब हम पब्लिक एट लार्ज को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में प्रोमिसर तो सर्टेन है, कंपनी है, लेकिन प्रोमिसी अनसर्टेन है। अब इस कंडीशन में, इस केस में कोर्ट ने बोल दिया कि जनरल ऑफर में क्या होता है, प्रोमिसी अनसर्टेन हो सकते हैं, लेकिन हु एवर परफॉर्मिंग द कंडीशन मस्ट बी ए सर्टेन पर्सन। तो जैसे ही कोई पर्सन उस कंडीशन को फुलफिल करेगा, कंडीशन परफॉर्म करेगा, वो सर्टेन पर्सन बन जाएगा। और सेक्शन 8 भी ये बोलता है कि बाय परफॉर्मिंग ए कंडीशन यू आर गिविंग द असेंट। सेक्शन 8 जब आप पढ़ोगे वो कॉर्लिल वर्सेस हाँ जी। कॉर्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का ही एक रिफ्लेक्शन है। तो बेटा वो फैक्ट जो थे वो अलग थे, मैं जो फैक्ट बता रहा हूँ एज एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ सर, ठीक है बच्चे? केस सारे जी सिमिलर सर। वही रहेंगे। तो जनरल ऑफर में एक चीज मान के चलो, देखो अब हम सबसे आगे कैसे जाएंगे, ये तो सबको पता है जनरल ऑफर क्या होता है। देखो अगर हम बात कर रहे हैं ऑफरर सर्टेन है, ऑफरी सर्टेन है, जैसे ऑफरर ए है, ऑफरी बी है। लेकिन अगर जनरल ऑफर है तो ऑफरर ए हो सकता है, ऑफरी पता है कौन होगा? उसमें लिखेंगे पब्लिक एट लार्ज या वर्ल्ड एट लार्ज। तो ऑफरी हमेशा पब्लिक एट लार्ज होता है। अब मुद्दा ही आता है, क्वेश्चन ही आता है कि अगर पब्लिक एट लार्ज है तो आप कैसे पता करोगे कि जो बंदा अपने आप को क्लेम कर रहा है वो ऑफरी है? तो जो बंदा कंडीशन परफॉर्म कर रहा है वो बेसिकली एक्सेप्टेंस दे रहा है, ये कॉर्लिल वर्सेस कॉर्बोलिक स्मोक बल्ब कंपनी में बोल दिया, वो ऑटोमेटिक ऑफर ही बन जाएगा पब्लिक एट लार्ज में से भी। अब इस कंपनी ने, जैसे इस लेडी ने, कॉर्लिल ने इस कंडीशन परफॉर्म करी, हो सकता है एक ए लेडी परफॉर्म कर रही होती, बी लेडी परफॉर्म कर रही होती, 100 लोगों ने अगर क्रीम लगाई थी, उस 100 के 100 लोग ऑफरी बन जाते, प्रोमिसी बन जाते। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। ठीक है बच्चे, तो ये यस होता सर। है। यस सर। अब हम पढ़ेंगे, आज जो हम पढ़ेंगे ना बेटे, वो पढ़ेंगे इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू यस सर, ये ऑफर। थोड़ा पढ़ा है। तो हाँ, इनविटेशन टू ऑफर है, इसको हम एक बार देख लेते हैं और वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इनविटेशन टू ऑफर हम देख लेते हैं। एन ऑफर शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इनविटेशन टू रिसीव ऑफर व्हेन ए मैन एडवर्टाइज दैट ही हैज ए स्टॉक ऑफ बुक। एक आदमी एडवर्टाइज कर रहा है कि उसके पास बुक का स्टॉक है और उसके पास कोई हाउस है, वो रेंट पे देना चाहता है। देयर इज नो ऑफर टू बी बाउंड बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट। Such advertisement are offer to negotiate, offer to receive offer, offer to chaffer. An offer is the final expression of willingness by the offerer to be bound by his offer should the other party choose to accept it। देखो ऑफर क्या होता है? ऑफर होता है फाइनल विलिंगनेस। फाइनल विलिंगनेस की अगर हम बात करेंगे, when one person signify his willingness to do or abstain from doing something with a view to take assent of that other person। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ऑफर। एक केस हुआ था जो मैंने आपको बताया था, देखो लास्ट में देखो, हार्वे वर्सेस फैंसी केस। द प्लेंटिफ टेलीग्राफ्ड द डिफेंडेंट राइटिंग, विल यू सेल माई बम्पर हॉल पेन केस, बम्पर हॉल पेन हाउस, टेलीग्राफ लो टेलीग्राफ लोवेस्ट कैश प्राइस। द डिफेंडेंट रिप्लाइड ऑल्सो बाई टेलीग्राफ लोवेस्ट प्राइस is the bumper hole pen is euro 900। The plaintiff immediately sent the telegram stating we agree to buy bumper hole pen case। तो इस केस के फैक्ट में आपको जनरली बता देता हूँ, जनरली क्या हुआ था इस केस में। मैं फिर अपने वर्ड्स में बता रहा हूँ बेटा, अब ये मत बोलना इस केस के फैक्ट दूसरे थे। सपोज करो मैं आकाश को एक लेटर सेंड करता हूँ कि आकाश तेरे पास एक घर बना हुआ है, मैं तेरा घर खरीदना चाहता हूँ, तेरे घर की वैल्यू क्या है, मिनिमम प्राइस बताए। दो चीज मैंने पूछा है, आर यू विलिंग टू सेल योर हाउस टू मी, और दूसरा मैं घर क्वेश्चन पूछता हूं इससे कि आकाश इसका मिनिमम प्राइस बता। तो आकाश ने क्या हुआ, पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, उसने मेरे को ये नहीं बोला कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूं, उसने मिनिमम प्राइस बता दिया 9 करोड़ रुपए।
तो इस कंडीशन में अब जैसे ही उसने 9 करोड़ बताया, मैंने बोला ऑफर एक्सेप्टेड। तो जब वो मेरे को 9 करोड़ रुपए बता रहा था, तो जब हम बात करते हैं 1% सिग्निफाई हिज विलिंगनेस, तो विलिंगनेस मस्ट बी फाइनल विलिंगनेस। तो क्या उसकी विलिंगनेस थी मेरे को इस प्रॉपर्टी को सेल करने की? उसकी विलिंगनेस तो मेरे को थी सिर्फ इन्फॉर्म करने की, यही तो थी। हार्वे वर्सेस फैंसी केस में यही तो हुआ था कि वो जो लोवेस्ट जी प्राइस सर। जब बताता है, तो वो बेसिकली करता क्या है, वो लोवेस्ट प्राइस बता रहा होता है उस कंडीशन में, वो उसे इन्फॉर्म कर रहा होता है। वो ये थोड़ी बोलता है कि आई एम रेडी टू सेल माई हाउस टू यू। वो तो ये बोलता है द लोवेस्ट प्राइस इज 900 यूरोज। समझ रहे हो मेरी बात? 900 पौंड या यूरोज। तो इस कंडीशन में, तो अगर आप देखो इनविटेशन टू ऑफर में क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर में ये होता है, फिर से हम पढ़ लेते हैं। एन ऑफर शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन इनविटेशन टू रिसीव ऑफर व्हेन ए मैन एडवर्टाइज दैट ही हैज ए स्टॉक ऑफ बुक्स टू सेल और हाउस टू लेस। अब सपोज करो मेरे पास एक क्या है, एक बिल्डिंग है, 10 माले की बिल्डिंग है, नीचे सबसे नीचे वाले फ्लोर पे मैं रहता हूँ, और बाहर में एक लगा देता हूँ कि रूम कमरे किराए के लिए खाली है। तो इस कंडीशन में जो मैं बोर्ड लगा रहा हूँ, वो ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है? सर इनविटेशन टू ऑफर है। इनविटेशन टू ऑफर। कैसे इनविटेशन टू ऑफर है? सर आप इनवाइट कर रहे हो कि सामने वाला आपको प्रपोजल दे। देखो जनरली क्या होता है, आप इस चीज को समझना, जनरली क्या होता है, ऑफर और एक्सेप्टेंस में दो ट्रांजेक्शन होते हैं, एक तरफ से ऑफर होगा, दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस होगा। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर में क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर का मतलब है बेसिकली इनवाइटिंग या इन्फॉर्मिंग और अट्रैक्टिंग टू मेक ऑफर। कैसे? यस सर। कि जब मेरे पास कमरे खाली थे, तो मैंने बोल दिया कि भैया मेरे पास कमरे खाली है, आओ और मुझसे पूछो कि आप अपना मेरा कमरा। अब सपोज करो मैं बोल दूं मेरे पास कमरे खाली हैं, मेरे पास एक ए आता है, वो बोलता है सर हम आप मेरे आपका आपने लिखा हुआ है कि आपके पास रूम खाली है रेंट के लिए, हम आपको 2,000 रुपये देंगे। मैं बोलता हूँ नहीं, 2,000 तो मैं नहीं लूंगा, मैं तो 5,000 रुपये में रेंट पे दूंगा। तो जैसे ही वो मेरे पास आके खड़ा होता है, उसने ऑफर किया है मेरे को, अब मैं एक्सेप्टेंस दूंगा। तो इनविटेशन टू ऑफर में और ऑफर में, जनरल ऑफर में, मैं ऑफर में दो डिफरेंस होते हैं, एक सिंपल डिफरेंस है कि देखो ऑफर में क्या होता है, दो ट्रांजेक्शन है, ऑफर और एक्सेप्टेंस। इनविटेशन टू ऑफर में तीन ट्रांजेक्शन। पहला ट्रांजेक्शन है इनविटेशन टू ऑफर, फिर है ऑफर, और थर्ड है उसके बाद एक्सेप्टेंस। जैसे सपोज करो मैं एक एडवर्टाइजमेंट बनाता हूं और मैं लिख देता हूं कि मैं जुडिशरी की कोचिंग देना चाह रहा हूं, जिसको भी जुडिशरी की कोचिंग मेरे से लेनी है वो आओ और इस नंबर पे कांटेक्ट करो। तो इस कंडीशन में मैं ऑफर कर रहा हूं या इनवाइट कर रहा हूं आप सबको ऑफर करने के लिए? सर सर इनवाइट कर रहे इनवाइट हो। कर रहे हो। इनवाइट। अब मैं बताता हूँ इनवाइट कैसे कर रहा हूँ, सुनो। इनविटेशन दे रहा हूँ, अब सपोज करो इनवाइट कैसे कर रहा हूँ, सुनो। मैंने एडवर्टाइजमेंट बनाई भाई कि मैं जुडिशरी की कोचिंग देना चाह रहा हूँ, और जिस बच्चे को भी जुडिशरी की कोचिंग चाहिए वो मेरे पास आके मुझसे पूछ सकता है और इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। तो जिस दिन मैंने एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करी, उसी दिन मेरे पास 20 फोन आ जाते हैं कि सर हम आपसे कोचिंग लेना चाहते हैं, सर आप मेरे से हम आपसे कोचिंग लेना चाहते हैं। मैं क्या करता हूँ, ठीक है यार 20 बच्चे हो गए मेरे पास, अब बहुत हो गए, कोई से ज्यादा नहीं पढ़ाने। मेरे पास 21वें बच्चे का फोन आता है, सर हमने आपका ना नंबर देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि आप जुडिशरी की कोचिंग देना चाह रहे हो। मैं बोलता हूँ भैया मेरा बैच पूरा हो चुका है, मुझे और नहीं पढ़ाना। तो इस कंडीशन में बेसिकली उसने ऑफर किया तो मेरे को, और उसके ऑफर को मैंने रिजेक्ट कर दिया। समझ रहे हो? तो जो इनविटेशन टू ऑफर होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि पहली बात इनविटेशन होता है। जैसे अगर आप जाओगे मॉल में जाओगे, तो मॉल में आप, जैसे अगर मैं अभी देख रहा था, अभी मैं बता रहा हूँ हमारे यहाँ कैंटाबेल की एक शॉप खुली है, तो उसमें लिखा हुआ है बाई टू गेट सिक्स। बाई टू गेट सिक्स का मतलब है तो मेरे को इनवाइट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ आओ, हमसे पूछो कि क्या आप अपनी जो कपड़े वो मेरे को बेचना चाह रहे हो। मैं जाऊंगा उनकी शॉप पे, उनसे पूछूंगा भैया वो आपने लिखा हुआ है बाई टू गेट सिक्स, तो मेरे को दो दो शर्ट दो, और मैं 6 शर्ट उसके साथ फ्री ले जाऊंगा। तो उस कंडीशन में मेरे को उस शॉप में जाना पड़ेगा, मैं पहले उन्हें ऑफर करूंगा, फिर वो मुझे एक्सेप्टेंस देंगे, उसके बाद ही मैं शर्ट खरीद सकता हूँ। तो इनविटेशन टू ऑफर में और ऑफर में दो, एक बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। ऑफर में तो क्या होता है, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस हो जाता है, लेकिन इनविटेशन टू ऑफर में पहले इनविटेशन होगा, पहले इनविटेशन होता है, इनविटेशन कि आओ और हमें ऑफर करो, और उसके बाद इनविटेशन के बाद ऑफर होगा, फिर एक्सेप्टेंस हो जाएगा। तो इनविटेशन टू ऑफर में कितने ट्रांजेक्शन हो जाएंगे? 3। सर तीन। सर तीन तीन। अब होंगे। सुनो तीन सुनो सुनो होंगे। सुनो। इनविटेशन टू ऑफर का मतलब है बेसिकली जब मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, तो मेरी फाइनल विलिंगनेस नहीं है, मैंने एक एडवर्टाइजमेंट निकाल दी कि मैं जुडिशरी की कोचिंग देना चाह रहा हूं,
ठीक है, मैंने सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट निकाली है, आप दुनिया अट्रैक्ट होती है, बोलते हैं अमित सर से जुडिशरी की कोचिंग लेनी है, चलो अमित सर से जुडिशरी की कोचिंग लेते हैं। तो उस कंडीशन में होता है कि मेरे से 4 5 10 11 बार, अब सपोज करो 1 लाख बच्चे मेरे से पूछना स्टार्ट कर दे कि सर हमें तो जुडिशरी कोचिंग लेते हो, क्या मैं केपेबल हूँ जुडिशरी कोचिंग देने? दे दूं 1 लाख बच्चों को एक साथ बैठा के? मैं तो नहीं दे सकता, मैं ज्यादा 50 60 100 बच्चों को कोचिंग दे सकता हूँ। तो मेरी उस एडवर्टाइजमेंट पे हो सकता है मेरे को 1 लाख कॉल आए, तो जो वो सारी की सारी कॉल मेरी उस देखो, मैंने जब एडवर्टाइजमेंट बनाई तो मैंने बेसिकली इनवाइट किया, मेरे उस इनविटेशन पे ऑफर आए। अब ऑफर आने के बाद मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं, अगर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं तो ऑफर क्या हो जाएगा, इनविट उसमें प्रपोजल क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस में के बाद बेसिकली प्रॉमिस में प्रॉमिस कन्वर्ट हो बन जाएगा, जाएगा। बन जाएगा ना। यस बस सर। बहुत सिंपल सी बात है। तो अगर अगर हम बात करें वो बहुत सिंपल वर्ड में, देखो ऑफर में क्या होता है, ऑफर में नॉर्मल ऑफर में क्या होता है, ऑफरर सर्टेन है, ऑफरी सर्टेन है, 2 ट्रांजेक्शन, समझ गए? जैसे पहले वाले यस केस में अमित सर्टेन है और रुखसाना सर्टेन है, अमित द ऑफरर, रुखसाना द ऑफरी, तो सर्टेन है। दूसरे में जनरल ऑफर में क्या होता है कि जनरल ऑफर में होता है कि ऑफरर तो सर्टेन होता है, ऑफरी सर्टेन नहीं होता। अब मुद्दा ये आता है फिर इसमें ऑफरी बनेगा कौन, प्रॉमिस ही बनेगा कौन? तो सेक्शन 8 में लिखा हुआ है हुएवर फुलफिलिंग द कंडीशन, हुएवर परफॉर्मिंग द कंडीशन शेल ऑटोमेटिकली बिकम द ऑफरी। ठीक है, तो जो भी जनरल ऑफर में कंडीशन फुलफिल करता है वो ही ऑफरी बन जाता है। कौन पूछना चाह रहा है, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? सर, ये इनविटेशन ऑफर में तो फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस फूड हाँ, मैं टेस्टिंग वाला उस पे ले आ गया, इस वही पे केस रहेगा, पे केस बस। आ जाएगा ना सर? हाँ, ये आ गया था, किस केस पे आ रहा था मैं अभी। अच्छा। ठीक है, यस सर। लेकिन पहले पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं ढंग से बेटा। ये ओके सारे के सर। सारे ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर है ना, इस पे जुडिशरी में भी क्वेश्चन आते हैं और इसमें आपके इसमें भी क्वेश्चन अच्छा आएंगे। ओके एक चीज सर। बताता हूँ मैं, होता क्या है कि मेरे को ना पढ़ना कैसे है, मेरे को अपने दिमाग में बैठाना है बस। पढ़ तो मैं लूंगा ही, लिख तो मैं दूंगा ही, लेकिन अगर आपको पता है ऑफर क्या होता है, तो ऑफर बेसिकली वन पर्सन सिग्निफाइज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद ए व्यू टू टेक कंसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। उसके बाद अगर मैं बात करूं एक्सेप्टेंस क्या होता है, तो एक्सेप्टेंस बेसिकली होता है कि जो या इसे बोलते हैं प्रोमिस, क्या होता है, एक्सेप्टेड प्रपोजल हो जाता है। उसके अलावा बात करें तो टाइप्स ऑफ ऑफर में बात करें तो एक्सप्रेस ऑफर है, इम्प्लाइड ऑफर है, उसके बाद जनरल ऑफर है। जनरल ऑफर मतलब जो पब्लिक एट लार्ज जनरली सबको हो जाता है। तो उसमें अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, जो उस कॉर्लिल वर्सेस, देखो एक बात याद रखना, कॉर्लिल वर्सेस कॉर्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में उस कंपनी की पता है प्ली क्या थी, उसने क्या प्ली ली थी, उसने बोल दिया था कि सर जनरल बेसिकली नॉर्मल ऑफर में क्या होता है कि हम सबको पता है ऑफरर कौन है और हम सबको पता है ऑफरी कौन है, हम सबको प्रोमिसर का भी पता है और हम सबको प्रोमिसर का भी पता है। लेकिन अगर जनरल ऑफर में की बात करें तो ये जो लेडी अपने आप को क्लेम कर रही है ऑफरी है, मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ, कंपनी बोलती है मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ और ये तो सर्टेन भी नहीं है, मेरे को नहीं पता ये कौन है। तो कोर्ट बोलता है, कोर्ट एक नई थ्योरी इवॉल्व करता है जो हमारे सेक्शन 8 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी हुई है कि जनरल ऑफर वो ऑफर होते हैं जो पब्लिक एट लार्ज को होते हैं, और इस कंडीशन में जो भी पर्सन आगे आएगा और कंडीशन परफॉर्म करेगा वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ऑफरी बन जाएगा। ठीक है, अब आता है इनविटेशन टू ऑफर। तो जनरल ऑफर में तो क्या होता है, ऑफरर सर्टेन है, ऑफरी सर्टेन नहीं है, पब्लिक एट लार्ज है। अब आता है इनविटेशन टू ऑफर। यस सर। तो इनविटेशन टू ऑफर में 3 ट्रांजेक्शन होते हैं, इनविटेशन, ऑफर और प्रपोजल। एक्सेप्टेंस। नहीं नहीं, इनविटेशन होता है, पहली तरफ से इनविटेशन होता है, फिर दूसरी पार्टी हाँ। आके ऑफर करती है, फिर वो तीसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट, सॉरी दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्टेंस दे या ना दे। उसके अलावा उन्होंने देखा था क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर में क्या होता है, जब आइडेंटिकल ऑफर, एक से एक जैसे ऑफर एक साथ एक दूसरे से मिल जाते हैं तो दोनों ही ऑफर है, क्योंकि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? प्रॉमिस। प्रॉमिस लेकिन सर। अगर एक जैसे ऑफर एक साथ मिल जाए, ऑफर प्लस ऑफर, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस ऑफर। और क्रॉस ऑफर सर, मिलते ही ऑफर अपने वॉइड हो आप, जाएगा, कैंसिल हो ऑफर जाएगा अपने आप सर। लैप्स कर देगा, अपने आप लैप्स कर जाएगा। ऐसे ही एक ऑफर था जिसे बोलते हैं काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर में क्या होता है कि सपोज करो सर, नेगोशिएशन। मैं बोलता हूँ सक्षम को कि सक्षम मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा 50,000 रुपए में। सक्षम बोलता है नहीं सर मैं आपसे 40,000 पे पढ़ूंगा। तो जो पहला वाला मेरा ऑफर था मैं आपको 50 में पढ़ाऊंगा, वो ऑटोमेटिक लैप्स हो गया जैसे ही सक्षम ने दूसरा ऑफर किया मेरे को। सक्षम बोलता है सर मैं आपसे 40,000 में पढ़ूंगा। मैं बोलता हूँ सक्षम यार 40,000 में तो नहीं पढ़ा सकता, मैं तेरे को 45 में पढ़ाऊंगा। तो अभी पहले और दूसरे ऑफर दोनों ऑटोमेटिक लैप्स हो गया। अभी तीसरा ऑफर चल रहा है जिसमें मैं बोलता हूँ सक्षम यार मैं तेरे को 40 में तो नहीं पढ़ा सकता, 45 में पढ़ाऊंगा। सक्षम अपनी तरफ से बोलता है सर एक काम करो, दो बीच की रखते हैं ना, 45 में पढ़ाओ ना 40 में पढ़ाओ, 42,000 में मेरे को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तक पढ़ा दो। तो इस कंडीशन में क्या होता है, पहले दूसरे और तीसरे ऑफर तीनों लैप्स हो गए। तो काउंटर ऑफर वो होता है कि ऑफर के अगेंस्ट में जब ऑफर आ जाता है उसे बोल देते हैं काउंटर ऑफर। अब क्रॉस ऑफर में क्या होता है, क्रॉस ऑफर में क्या होता है ना, तो ऑफरर को पता है कि वो दूसरी ऑफर ही ऑफर कर रहा है, तो दोनों पार्टी ऑफरर होते हैं उसमें।
दूसरी पार्टी कभी भी ऑफर नहीं होता ही नहीं है, दोनों पार्टी ऑफरर होते हैं। दूसरी पार्टी को पता ही नहीं है कि वो मेरे साथ ऑफर करने वाला है। लेकिन काउंटर ऑफर में क्या होता है कि जब मैं ऑफर कर रहा था तो सक्षम को तो पता था ना कि अमित सर ने ऑफर किया है, नॉलेज थी ना, नॉलेज होती है ना काउंटर यस ऑफर में। सर। यस सर। काउंटर ऑफर में यह था कि मेरे यस पास सर। एक, मेरे पास वन प्लस मोबाइल है। मैं बोलता हूँ सक्षम को, सक्षम मैं तेरे को ये वन प्लस मोबाइल 10,000 रुपये में दूंगा। सक्षम को मेरे ऑफर की नॉलेज है, उस नॉलेज के बाद ही उसने काउंटर किया है। उसने काउंटर किया सर 10,000 में नहीं 7,000 में दे दो। फिर मैं उसके 7,000 का काउंटर करता हूँ, मेरे को उसके 7,000 की नॉलेज है। मैं काउंटर करता हूँ कि 7 में तो नहीं यार 8 में ले ले, तो फिर वो काउंटर करता है सर 6 में दे दो। तो ये काउंटर जो पहले 3 ऑफर थे वो ऑटोमेटिक लैप्स कर देंगे, और इस सारे के सारे ट्रांजेक्शन में ऑफरर को भी पता था, ऑफरी को भी पता था जो ट्रांजेक्शन चल रहा है। लेकिन क्रॉस ऑफर में डिफरेंस क्या होता है, जब दोनों आइडेंटिकल ऑफर होते हैं ए और बी की तरफ से, तो ना तो ए को बी के ऑफर की नॉलेज है ना बी को ए के ऑफर की नॉलेज है। इसीलिए आइडेंटिकल एक जैसे ऑफर वो ऑटोमेटिक लैप्स हो जाते हैं। और यही काउंटर ऑफर में और क्रॉस ऑफर में डिफरेंस होता है। अब देख लेते हैं, हालांकि टाइम बचा है कम, मैं दोबारा लिंक भेजूंगा, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना इंस्टेंट, क्योंकि मैं इसको आज यस सर। एक्सेप्टेंस स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। आज ये मेरे को पढ़ाना था, यस। फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट कैट केमिकल, बूट कैट केमिकल, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन यस आते हैं। सर। अब ये होता क्या है वो देख लेते हैं। और तो सर ये आपने देख लेते पढ़ाया हैं। था। हाँ बेटा, ये मैं एक बार फिर पढ़ा देता हूँ सबको। इट वॉज हेल्ड दैट डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन ए शॉप with price chit attached is not an offer even if there is a self service system in the shop, where a proposal to buy a property for 6,000 was reciprocated by saying won't accept less than 10,000. This was held to be not a proposal to sell at risk 10,000। देखो, अगर बहुत सिंपल सी बात करें तो एक, मैं पहले फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के फैक्ट बता देता हूँ। इसमें क्या हुआ था, एक सेकंड बस। तो इसमें क्या हुआ था बेटा, इसमें ये हुआ था कि एक फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट कैश केमिकल, एक बंदा होता है, उसकी ना मेडिकल स्टोर होता है ब्रिटेन में। उसके पास ना एक ना रिस्ट्रिक्टेड वो होता है ड्रग, वो अपनी शॉप में रखता है। तो जब शॉप में रखता है वो, तो उसमें क्या होता है, सेल्फ सर्विस काउंटर होते हैं। जैसे आप अगर आप आज के टाइम में डीमार्ट में जाओगे, जो डीमार्ट आपको एक ना बकेट देगा, उसमें आप रख के लाओ और काउंटर पे दो, और काउंटर पे जाके आप पेमेंट करो, उसके बाद चले जाओगे। तो सेम चीज वहां होती है कि वो क्या करता है, अपने यहाँ पे जो दवाई रखी होती है वो बकेट पकड़ा देता है कि जाओ आप ये दवाई लेके आओ और आप मेरे पास आओ, मेरे को पेमेंट करो, मैं आपको ये दवाई बेच दूंगा। तो एक बंदा होता है वो जो रिस्ट्रिक्टेड ड्रग्स है ना उसको उठा के लाता है और बकेट में रखता है, और शॉपकीपर की तरफ जा रहा होता है। जैसे ही वो शॉपकीपर की तरफ जा रहा होता है, वहां पुलिस रेड मार देती है। पुलिस रेड मारती है और बोलती है कि ये जो शॉपकीपर है ना, इसने तो ये रेस्ट्रिक्टेड ड्रग रखा हुआ है और उसके अगेंस्ट में केस चलेगा, तो उसको, जो ये होते हैं ना नारकोटिक्स ड्रग वगैरह, इस केस में वो अरेस्ट कर लेती है। वो बंदा है एक प्ली लेता है कि सर देखो मैंने अपनी शॉप में ना वो ड्रग रखा हुआ था। और जब वो बंदा मेरे पास आके ये बोलता कि मैं इस ड्रग को खरीदना चाहता हूँ, तो मेरे पास ये बेसिकली ऑप्शन था, तो मैं वो डिनाई कर देता। मैंने उस ऑफर को सिर्फ एज ए सिर्फ एक एग्जाम्पल रखा हुआ था कि ऐसे भी ड्रग होते हैं, मैं उसको बेचना नहीं चाह रहा था। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कोर्ट उसकी प्ली मान लेता है। कोर्ट बोलता है, इसने बोला क्या बेसिकली, कि जैसे वो बंदा मेरे पास आता और मेरे को ये ड्रग देता, मैं डिनाई कर देता कि भाई ये ड्रग बेचने के लिए नहीं है। क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी थी, इनविटेशन टू ऑफर में क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर में होता है कि जैसे ही वो बंदा बकेट में उस ड्रग को रख के लेके आता, तो वो इनवाइट कर, जैसे आप सपोज करो आप डी मार्ट में जाते हो, तो डी मार्ट में टैग लाइन लगी होती है कि इतने रुपए का घी है, इतने रुपए का तेल है, इतने रुपए का राशन है, इतने रुपए का फलाना है। तो बेसिकली वो इनविटेशन टू ऑफर है। जब आप वहां पे जाके उसको बकेट में रखते हो तो आप बेसिकली ऑफर कर रहे हो। ऑफर करने के बाद जैसे ही आप कैश काउंटर पे जाओगे, पैकेज पेमेंट करोगे, वो कैश काउंटर पे एक्सेप्टेंस देगा। सेम इस केस में क्या हुआ था कि जो ये बंदा होता है जिसका मेडिकल स्टोर होता है, वो ये प्ली लेता है कि सर ये मेरे पास उस ड्रग को उठा के लाया था और मैं इसको बेचता ही नहीं, मैं तो बेचने ही नहीं वाला था। क्योंकि जैसे ही मैं बेचने वाला था उससे पहले तो पुलिस की रेड पड़ गई। तो कि मैं तो, अगर वो मेरे पास लाता तो मैं इसको बेचता ही नहीं, उसने तो सिर्फ वो ड्रग उठा के अपनी बकेट में रखा ही था। तो फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन केस में ये हुआ था। इसी में बेसिकली इनविटेशन टू ऑफर को ढंग से डिफाइन किया गया था। और इसी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था, सॉरी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, जो ये केस है इंग्लैंड का केस है, वहां के कोर्ट ने बोल दिया था कि बेसिकली इनविटेशन टू ऑफर में 3 ट्रांजेक्शन होते हैं। पहला होता है इनविटेशन, दूसरा होता है ऑफर, और तीसरा होता है एक्सेप्टेंस। तो इनविटेशन किसकी तरफ से थी, मेडिकल स्टोर मालिक की तरफ से। ऑफर किसकी तरफ से था, जो बंदा उस मेडिकल स्टोर में घुसता है, पैकेट में उस ड्रग को रखता है। एक्सेप्टेंस किसकी तरफ से होती,
जो मेडिकल स्टोर का मालिक होता है। लेकिन वो बोलता है अगर ये मेरे पास आता तो मैं इसको एक्सेप्टेंस देता ही नहीं, मैं बेचता ही नहीं इसको, मैंने तो सिर्फ ये 100 पीस के लिए रखा हुआ था, दिखाने के लिए रखा हुआ था, बेचने के लिए थोड़ा रखा हुआ था। क्योंकि उसको रखना प्रोहिबिटेड नहीं था, उसको बेचना प्रोहिबिटेड था बेसिकली उस ड्रग को। तो उसकी प्ली यही थी कि मैंने तो इसको रखा हुआ था, मेरे को क्या पता इसने अपनी बकेट में रख के ये मेरे पास ले आ रहा है। तो इसमें हुआ क्या था, जैसे वो पुलिस उसकी तरफ बकेट में रख के लेके जा रहा था ना शॉपकीपर की तरफ, पुलिस उसी दौरान उसको अरेस्ट कर लेती, जाने नहीं देती उसको उसके पास, और प्लस उस मेडिकल स्टोर के मालिक को अरेस्ट कर लेती है। तो कोर्ट बोलता है कि बेसिकली इनविटेशन टू ऑफर में 3 स्टेज होती है। पहला इनविटेशन, दूसरा ऑफर, और तीसरा एक्सेप्टेंस। उसके बाद ही ये यस सर। इनविटेशन टू ऑफर कन्वर्ट होता है। ठीक है बेटा, समझ गए इनविटेशन टू ऑफर में कितनी स्टेज होती हैं? यस सर। यस यस सर। फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट केस केमिकल्स, इसकी केस स्टडी कल करके आओगे, कल पढ़ेंगे इसको ढंग से एक बार। ठीक है, नेक्स्ट मैं बताता हूँ ऑक्शनर। ऑक्शन से सेल जो होती है ना, अनाउंसमेंट और ऑफ टू होल्ड ऑक्शन, ये सब मैं बता देता हूँ। हालांकि मेरे को लग रहा है मीटिंग जल्दी खत्म होगी, पर चलो मैं बताता हूँ फिर भी। जैसी खत्म होगी मैं दूसरा लिंक भेज रहा हूँ, सब ज्वाइन करेंगे अगर समझना है तो। ठीक है, किसी को पूछना है तो बताओ इससे पहले कुछ। चलो जब तक दो नो मिनट है सर। हमारे पास, कोई भाई बता, सक्षम कुछ पूछना है? नहीं सर, अभी तो कुछ। रुखसाना, नंबर वन वंस, किसी को नहीं पूछना कुछ? नो सर। नो सर, सब समझ आ ओके गया। बच्चे, ओके बच्चे, ओके बच्चे। चलो ठीक है। अनाउंसमेंट टू होल्ड ऑक्शन, एन ऑक्शनर अनाउंसमेंट दैट स्पेसिफाइड goods will be sold by auction on a certain day is not an offer. An auctioneer announcement that specified good will be sold by auction on a certain day is not an offer to hold the auction, and he will not liable to person traveling up to place if he change his mind and does not hold the auction. होता है अभी बस नंबर सर वन, एक बार मैं जब मैं सर रिपीट बोलूंगा करता हूँ, आपकी सर आवाज साउंड मसल प्रॉपर रही नहीं तभी आ स्टार्ट रही। करना है। एक मिनट है, अभी आ रही है? सर साउंड प्रॉपर नहीं आ रही। नो सबको सर। नहीं आ रही? नो है। नहीं सर। सर, स्टैटिक हो रही है काफी। नो सर, सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। मेरे को इसको ही नहीं। ओके ओके ओके, एक मिनट रुको तो फिर, मेरे को 1 सेकंड का टाइम दो। यस सर। अब बता,
ना अब आएगी तो अब सर अभी भी कट रही है बीच बीच में थोड़ी। आ रही है आवाज अभी किसी को? यस सर, आ रही है सर। रोहित रुखसाना सक्षम सही आ रही है? जी सर अभी आ रही सर आप नंबर सर वन आ को रही है कुछ आवाज। सर नंबर वन को आप कुछ कह रहे थे क्या? ओके बच्चे ओके। हाँ मैं बोल रहा था अब जब मैं बोलूँ तभी स्टार्ट करना, अभी स्टार्ट कर। हाँ सर ठीक कह है रहे थे पढ़ ले। ठीक है ओके सर। ओके बच्चे एक मिनट रुक जाओ बस। अनाउंसमेंट टू होल्ड एन ऑक्शन. An auctioneer announcement that specified goods will be sold by auction on a certain day is not an offer to hold an auction. एक बंदा क्या करता है, एक एडवर्टाइजमेंट निकालता है, दूसरे बंदे को इन्फॉर्म करता है कि मैं ना 10 नवंबर को ऑक्शन रखूंगा। अब वो 10 नवंबर को ऑक्शन कैंसिल कर देता है। अब दूसरा बंदा केस कर देता है उस पर कि सर इसने तो मेरे को ऑफर दिया और मेरे को 10 नवंबर को बुलाया और इसने तो ऑक्शन कैंसिल कर दिया। तो कोर्ट बोलता है कि उसने इनविटेशन टू ऑक्शन था, वो ऑफर नहीं था। तो ये बेसिकली इसके बेस पे आप केस नहीं कर सकते कि इसने आपको ऑफर दिया और आपने एक्सेप्टेंस दे दी और आप आगे। तो बेसिकली वो इनविटेशन टू ऑफर था। ठीक है उसके बाद देख लेते हैं। इवन व्हेन ऑप्शन इज हेल्ड द बिड इज नॉट एक्सेप्टेड द सॉरी even when the auction is held the bid is not an acceptance so as to entitle the highest bidder to get the goods. एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है, याद रखना। हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। पहली बात तो जो ये ऑक्शन होता है ये इनविटेशन टू ऑफर होगा या ऑफर होगा? सर सर इनविटेशन। इनविटेशन। ऑफर इनविटेशन टू ऑफर ऐसे होगा कि देखो सपोज करो मैं एक ऑक्शन लगा रहा हूँ कि मेरे पास ना 10 करोड़ रुपए का हीरा है यस सर। और इसकी मार्केट वैल्यू 200 करोड़ रुपए भी हो सकती है। मैं आप सब बच्चों को बुलाता हूँ और बोलता हूँ कि आओ और इस पे बोली लगाओ। तो बेसिकली जब आप आके बोली लगा रहे हो तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ ना। फर्स्ट ट्रांजेक्शन मेरी तरफ यस से था सर। इनविटेशन, यस सर। यस सर। इनविटेशन टू ऑफर। आप जब आके बोली लगाते हो, आप जब आके बोली लगाते हो और बोलते हो 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, फिर दूसरा बोलता है 5 करोड़ रुपए, फिर छोटा बोलता है 7 करोड़ रुपए, तो इस कंडीशन में आपकी तरफ से वो ऑफर है। और जैसे ही मैं हैमर को करता हूँ, हैमर जो जैसे ही मारता हूँ जोर से के बोलता हूँ ऑफर एक्सेप्टेड, हाईएस्ट बिड एक्सेप्टेड, एक हाईएस्ट जैसे बोलता हूँ 1 करोड़ एक, 1 करोड़ दो, 1 करोड़ तीन, जैसे 1 करोड़ तीन बोल के मैं हैमर मारता हूँ वो एक्सेप्टेंस हो जाती है मेरी तरफ से। अब मुद्दा ये यस आता है सर। कि क्या 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 एक मुद्दा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुन लो पहले। क्वेश्चन ये है कि क्या जो बंदा है वो हाईएस्ट बिडर जो है उसको बेचने के लिए बाउंड हो जाएगा? ये मेरे को क्वेश्चन है मेरा ये। नो सर। क्या मतलब सर? मतलब ये हुआ कि आप 5 बच्चे हो मेरे पास, मैं पांचों को यस बुलाता हूँ, सर। एक ऑप्शन करता हूँ। मेरे पास 10 करोड़ का हीरा रखा हुआ है। आप नंबर 1 बोलता है 11 करोड़, दूसरा बोलता है 12 करोड़, तीसरा बोलता है 13 करोड़, फिर बोलता है 14 करोड़, फिर बोलता है 15 करोड़। मैं 15 करोड़ बोलता हूँ, 15 करोड़ एक, 15 करोड़ दो, 15 नो करोड़ सर। तीन, फिर वंश की जैसी 15 करोड़ तीन होती है कोई बोलता नहीं है। मैं हैमर मार देता हूँ और जैसे ही हैमर मारता हूँ अब वंश तो हाईएस्ट बिडर है। तो क्या मैं यस सर। हाईएस्ट बिडर को इस हीरे को बेचने के लिए बाउंड हूं या नहीं हूं ये बताओ, और यस नो नहीं हो सर। तो सर क्यों नहीं नहीं हो। हो? सर नो आप सर। नहीं हो क्योंकि ये अब आप पे डिपेंड करता है आप किसको बेच रहे हो। आपने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया ना अगर आपको नहीं बेचना। सर ये क्योंकि भी हाँ सर वो जैसे क्योंकि बेच सकते हैं करोड़ ना, पे हो जब सकता हैमर है। सर मार हुआ। आपने रिजेक्ट कर दिया ना मेरा प्रपोजल क्योंकि प्रपोजल तो मैंने किया। हाँ और मैं क्योंकि लेकिन अगर मैंने आपने हैमर मार दिया और नहीं सर क्योंकि इस आपने कंडीशन में इनविटेशन ऑप्शन को। में हैमर मारा है। भाई नहीं 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 ऐसा नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये है, मैं फिर बता रहा हूँ आराम से सुन लो। देखो एक्सेप्टेंस क्या होगी इस केस में, जैसे ही मैं हैमर भट से मारता हूँ तो एक्सेप्टेंस हो जाएगी। ऑप्शन में ये तो होता है, जब आप अभी देखोगे अभी आईपीएल का ऑप्शन चलेगा उसमें विराट कोहली को अगर 50 करोड़ बेच दिया, विराट कोहली एक दो, जैसे ही वो ऑप्शनर होता है वो जैसे ही हैमर मारता है धट से लगा के हिट करता है उस टेबल पे, तो तैसे ही क्या होता है वो जो भी ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है ना, उसके बाद यस तो सर। ऑप्शन नहीं लगता। तो मेरी यस तरफ से तो सर। एक्सेप्टेंस थी, हैमर थी। लेकिन मुद्दा ये आता है क्या क्या मैं बाउंड हूँ वंश को बेचने के लिए, क्योंकि नो वंश तो सर। यह हाईएस्ट बिडर है। सर देख लेते यस। हैं क्यों नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, एक मिनट सुन लेते हैं अभी। इवन व्हेन एन ऑक्शन इज हेल्ड द बिड इज नॉट एन एक्सेप्टेंस
so as to entitle the highest bidder to get the goods. The highest bid is nothing more than an offer to buy and required to be accepted by the auctioneer. It does not matter for the purpose that auction was held by the government. बेसिकली होता क्या है कि अगर मैंने बेटा हैमर मार दिया ना, अगर मैंने एक्सेप्टेंस दे दी तो मैं बाउंड हो जाऊंगा। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। एग्जैक्टली सर। अरे अबे मैं बताता हूँ भाई, फिर बताता हूँ यार। तो दोस्तों सुनो, मुद्दा ये है कि मैं तुम 5 लोगों को बुलाता हूँ, तुम 5 लोग आते हो मेरे पास। मेरे पास ना एक मोबाइल रखा हुआ है, इस मोबाइल में बोलता हूँ मोबाइल की बिल लगा रहा हूँ। एक बंदा बोलता है 1 करोड़ रुपए, दूसरा बोलता है 2 करोड़, तीसरा बोलता है 3 करोड़, चौथा बोलता है 4 करोड़ रुपए। मैं क्या करता हूँ, मैं किसी के भी जो हाईएस्ट बिडर है ना उसको भी एक्सेप्टेंस नहीं देता। तो क्या मैं हाईएस्ट बिडर को एक्सेप्टेंस देने के लिए बाउंड हूँ? यस सर। यस नहीं सर। हूँ बच्चे, यस सर। क्योंकि नो सर। नहीं हूँ। नहीं हूँ, बताओ क्यों, सुन लो क्यों है। मेरी तरफ से जब मैं आपको बुलाता हूं कि मेरे पास आओ और हाईएस्ट बिड लगाओ, तो मेरी तरफ से इनविटेशन था। आपकी तरफ से जब बिड आप लगा रहे थे उस कंडीशन में आपकी तरफ से ऑफर था। आपने 1 करोड़ की बिड लगाई, आपने 2 करोड़ की बिड लगाई, आपने 3 करोड़ की बिड लगाई, तो आपकी तरफ से तो ऑफर है ना। एक्सेप्टेंस किसकी यस तरफ से सर। आएगी? मेरी तरफ से आएगी। आपकी तरफ मेरी से। तरफ से आएगी, है ना। अब मैं चाहूं तो यस सर। एक्सेप्टेंस दूं या चाहूं तो एक्सेप्टेंस ना दूं, लेकिन अगर मैं जैसे ही हैमर हिट कर देता हूं टेबल से, उस कंडीशन में मैंने एक्सेप्टेंस दे दी, मैं फिर पीछे नहीं हट सकता। अच्छा ओके सर। 2 क्वेश्चन है मेरे। पहली कंडीशन कि मैं तो कभी एक भी बाउंड नहीं हूं, कभी भी मैं बाउंड नहीं हूं कि हाईएस्ट बिडर को मैं बेचूं। मैं बाउंड नहीं हूं, मेरी मर्जी, मैं तो नहीं यस सर। बेचता भाई। लेकिन अगर मैं हाईएस्ट बिडर को बोलता हूं कि ठीक है मैं तेरे को ही बेच रहा हूं, भट भट भट, उस कंडीशन में अब तेरे को बेचना पड़ेगा। अब बताओ, कोई पूछ रहा था कुछ? एक सर ये कंफर्मेशन की ऑप्शन तो छोटी। लेकिन वो है ना, स्पेशल केस हो गया ना ये तो। नहीं, ये भी बेटा, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये स्पेशल नहीं है। ये अगर कल को इस हाँ। पे डिस्प्यूट होगा ना तो इस पे कॉन्ट्रैक्ट, ये जो चल रहा है। एक बात बताओ मेरे को, जब ये भी जो आईपीएल के ऑक्शन होंगे, इसमें अगर सपोज करो हाईएस्ट बिड लगती है, अभी जो पिछले साल पता नहीं किस प्लेयर की लगी थी, अगर किसी की भी लगती है इस बार, तो उस कंडीशन में वो हाईएस्ट बिड लग जाएगी। बिड लगने का मतलब नहीं है कि उसे 50 करोड़ रुपए मिल गए। बिड लगने के बाद अभी कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फिर उसे जब वो खेलेगा उसके बाद उसे 50 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो हाँ हाईएस्ट जो ये जो बिडिंग है, ये जो जितनी भी ये लगता है ऑक्शन है ना, ये तो बेसिकली इनविटेशन टू ऑफर है। हाँ। इनविटेशन टू ऑफर के बाद फिर ऑफर होगा, फिर एक्सेप्टेंस होगी। सर समझ रहे हो हैमर मेरी जो बात? है सर, ऑक्शन जो में। हैमर है और वो एक, आपकी एक्सेप्टेंस है ना। हाँ हैमर मेरी एक्सेप्टेंस है, क्योंकि देखो सुनो, ओके सेक्शन सर। 9 क्या बोलता है? सेक्शन 9 क्या बोलता है? आइदर सर एक्सप्रेसली और एक्सप्रेस और इम्प्लाइडली बाय इम्प्लाइडली। कंडक्ट ऑल। एक्सप्रेस सेक्शन, एक्सप्रेस। और सेक्शन 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 8 भी यही बोलता है कि आई कैन यस परफॉर्म सर। माई एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट ऑल्सो। तो मैं एक्सेप्टेंस कंडक्ट से भी दे सकता हूँ। तो जैसे ही मैं हैमर टच यस करता हूँ सर। कैसे हो जाता है? बात खत्म हुई। समझ गए? यस सर समझ गए। अब आते हैं ऑफर इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मोटा मोटा मैं तुम्हें बता देता हूँ, बस जल्दी जल्दी। मोटा मोटा इसलिए बताता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखो बेटा, होता क्या है, जैसे अगर रेलवे की बात करोगे ना तुम, रेलवे की, तो रेलवे में, हमारे यहाँ इंडियन रेलवे में, अब हमारे यहाँ की इंडियन, क्योंकि पॉपुलेशन ही 140 करोड़ है, तो इंडियन रेलवे में कम से कम 20 करोड़ 30 करोड़ लोग रोज ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो जब वो रेलवे की टिकट खरीदते हैं तो रेलवे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो रेलवे हर बार तो नई टर्म्स एंड कंडीशन लिखेगा नहीं, तो रेलवे ना अपनी पहले से ही कंडीशन फिक्स करके रखता है कि ये मेरी टर्म्स एंड कंडीशन है। इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के रखा हुआ है। आप इसको जैसे ही मेरे से टिकट खरीदोगे एक्सेप्ट कर लोगे। इसे क्या बोल देते हैं हम? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। स्टैंडर्ड जैसे फॉर्म आप ऑफ देखोगे कॉन्ट्रैक्ट। ना इंश्योरेंस, हाँ जैसे आप इंश्योरेंस के केस में देखोगे ना बच्चे, इंश्योरेंस के केस में भी यही होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसमें एक जो पंगा है ना, वो पंगा ये है कि देखो, अगर हम सेक्शन 16 पढ़ेंगे तो सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अनडू इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस की बात कर रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, पार्टी, बहुत सारी पार्टी ऐसी है जिन्हें टर्म पता है, बहुत सारी पार्टी ऐसी है जिन्हें टर्म्स नहीं पता है। तो कभी कभी कुछ ना कुछ पार्टी फंस जाती है, कभी कभी कुछ ना कुछ पार्टी फंस जाती है इस कंडीशन में। क्योंकि देखो, अब जब बहुत बड़े बड़े लेवल पे अगर एग्रीमेंट होते हैं, तो जो एक्सेप्टर है या जो प्रोमिसी है, जब वो उस टिकट को खरीद रहा है, या वो जो इंश्योरेंस कंपनी से टर्म ले रहा है, तो सारी तो टर्म्स उसने पढ़ी नहीं होगी, क्योंकि तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक कॉन्ट्रैक्ट था और बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स उसमें लिखी हुई थी। तो इस कंडीशन में भी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ ना कुछ तो लाइबिलिटी ऑफरर की बनती है। तो पहली लाइबिलिटी क्या होती है? रीजनेबल नोटिस ऑफ टर्म। इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग ए डॉक्यूमेंट
to give adequate notice to the offeree of the printed terms and condition. Where this is not done, the acceptor will not be bound by the term. This was laid down by the House of Lords in Henderson versus Stevenson. In this case, a steamer ticket carried a printed terms on the back excluding liability for damage to luggage put in the cloakroom without any warning on the face. The House of Lords observed that the plaintiff could not be said to have accepted the term which he has not seen of which he knew nothing. एक होता क्या है, मैं इसे हिंदी में बताता हूँ. हम सब प्रेस कराते हैं, कपड़ों की प्रेस कराते हैं ना प्रेस वाले भैया पे. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes. प्रेस वाले भैया ऐसे ही इंग्लैंड में क्या हुआ था, एक प्रेस वाले भैया थे, उन्होंने एक टिकट दी कि ले मैं तेरी रसीद काट के दे रहा हूँ. उसने रसीद के पीछे आराम से बड़े छोटे छोटे वर्ड्स में लिख दिया कि अगर तेरे कपड़े को कुछ खराबी आ जाएगी, स्टीम खराबी कुछ भी हो तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ. ठीक है. अब उसने प्ली क्या ली कि सर देखो मेरे को तो बहुत सारे लोगों के साथ रोज कॉन्ट्रैक्ट करना होता है और मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, तो मैं सब लोगों को यही स्लिप दे देता हूँ और सब लोग मेरे इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं. हाउस ऑफ लॉर्ड ने ये बोल दिया, जो इंग्लैंड के कोर्ट ने, कि आप अगर ये दे भी रहे हो ना किसी को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो रीजनेबल तरीके से मेंशन होनी चाहिए. कम से कम ऑफर है वो उसे पढ़ तो सके, समझ तो सके. तो आप अगर ऐसी टर्म एंड कंडीशन बना रहे हो इस बेस पे कि ऑफर मेक इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि जिस कंडीशन में जो ऑफर है उस टर्म का पता ही लगा सके और आप अपनी लाइबिलिटी से बच जाओगे, तो ऐसा नहीं हो सकता. इस केस ये लैंडमार्क जजमेंट है बेटा, हेंडरसन वर्सेस स्टीवनसन, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे बार बार पूछते हैं. अगर ये जजमेंट आती है कि व्हाट हैज बीन मेंशन इन दिस केस, तो इसमें रीजनेबल नोटिस की बात हुई है. रीजनेबल नोटिस का मतलब ये होता है बेटा, दो तरह के नोटिस हो सकते हैं. एक होता है रीजनेबल नोटिस. रीजनेबल नोटिस का मतलब है, मैं क्या बोलता हूँ, तुमको जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ कि मैं तुम सबको कोचिंग दे सकता हूँ, मैं तुमसे 5 करोड़ रुपए ले लूंगा, 5 करोड़ रुपए लेने के बाद तुमको मैं पढ़ा दूंगा. अब तुमने कुछ सुना मैंने क्या बोला है? तो तुम्हें सर रीजनेबल आपने नोटिस नहीं, मैं क्या जजमेंट बोल रहा कौन हूँ. सी बोली? मैंने बेटा ये लिखी हुई है सामने, मैंने शेयर की हुई ना, हेंडरसन वर्सेस स्टीवनसन. देखो लास्ट में, लास्ट फोर्थ लाइन है, हेंडरसन वर्सेस स्टीवनसन. ठीक है. Yes, sir. दिख गया होता सर. क्या है कि अब मैं फिर बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि जब बड़ी बड़ी कंपनी बहुत सारे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो पहले से कॉन्ट्रैक्ट बना के रख रही होती है. जैसे रेलवे पहले से कॉन्ट्रैक्ट कंपनी बना के रख लेती है, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी पहले से कॉन्ट्रैक्ट बना के रख लेती है. अब जैसे आज के टाइम में तो जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज है, जब आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट बना के रख लेती है. जब आप एक्सेप्ट कर रहे होते हैं ना, टर्म एक्सेप्टेड, तो पहले से कॉन्ट्रैक्ट बना, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इसमें नेगोशिएशन कुछ होती नहीं है, इसमें बाहर पहले से कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, आपने वो टर्म एंड कंडीशन देखी और आगे बढ़ गया. लेकिन अगर सपोज करो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड ने इस केस में बोल दिया था कि मैं मानता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों के साथ डील करना है तो आप हर बार नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप बना सकते हो. लेकिन उसमें भी आपको रीजनेबल नोटिस तो देना पड़ेगा ना कि आपकी टर्म्स क्या है. तो इस केस में जब ये बंदा जाता है प्रेस वाले के पास, तो प्रेस वाला बोलता है कि भैया मैं आपके कपड़े प्रेस कर दूंगा, पीछे लिख देता है स्लिप पे कि अगर कपड़े फूक गए तो मैं जिम्मेदार नहीं होगा. तो कोर्ट बोलता है भाई आप जिम्मेदार हो, क्योंकि आपको रीजनेबल नोटिस ऑफ टर्म्स देना था. बेशक ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था. समझे मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. Notice should be contemporaneous with contract. Notice of the term should be given before or at the time of contract. A subsequent notification will indeed amount to a modification. फिर मैं बोल रहा हूँ, notice of the term should be given before or at the time of contract. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जब सपोज करो किसी आप इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी इंश्योरेंस खरीद रहे हो, तो या तो कंपनी आपको पहले इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशन बताएगी, या जिस टाइम आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो उस टाइम टर्म एंड कंडीशन बताएगी. जब आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, अगर उसके बाद वो सब्सिक्वेंट कोई टर्म एंड कंडीशन बता के बोल दे कि आप लाइबल नहीं हो, तो ऐसा नहीं कर सकते. तो एक कंटेम्परेनियस का मतलब होता है साथ के साथ, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तभी आपको टर्म एंड कंडीशन बताई जा रही है. अगर बाद में आपको कोई टर्म एंड कंडीशन बताएगा तो इसे बोल देते हैं रेटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और ये तभी अलाउड होता है जब पार्टी एग्री हो जाती है. अगर आपको बिना बताए कल को कोई कंपनी, कोई भी कंपनी अगर उसमें रेटिफिकेशन कर रही है तो ये अलाउड नहीं है. फिर पढ़ देता हूँ. नोटिस ऑफ द टर्म शुड बी गिवन बिफोर or at the time of contract. A subsequent notification will indeed amount to a modification of original contract and will not bind the other party unless he assented thereto. A man and his wife. अब देखो, unless he assented thereto. अब इसमें एक चीज बताता हूं मैं आपको. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हम सबको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि पब्लिक एट लार्ज के साथ एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो पहली कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है.
तो उस कंपनी को, या तो जब सपोज करो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, आप सबके साथ कोई इंश्योरेंस कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो उसको अपनी टर्म्स बतानी पड़ेंगी पहले, या जिस टाइम आप कॉन्ट्रैक्ट करो तब बतानी पड़ेगी। अगर वो जब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सपोज करो आप आज कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो 7 नवंबर को, और वो 10 या 12 या 15 नवंबर को आपको कॉन्ट्रैक्ट अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बता रही है, चेंज कर रही है या मॉडिफाई कर रही है उस कंडीशन में, तो वो जो मॉडिफिकेशन है वो अलाउड ही नहीं होगा। वो तभी अलाउड हो सकता है अगर दोनों पार्टी एग्री हो जाती है। और ये कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 62, सेक्शन 63 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ के आओगे। सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन इन टर्म्स एंड कंडीशन, सेक्शन 62 और 63 कल पढ़ के आओगे अगर इसमें देखना है तो, ठीक है। सर कौन से सेक्शन हर बताएं चीज सर आपने? सेक्शन 62 62 63 63 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ओके सर। ठीक है बच्चे। तो ये पढ़ के आना इसी में, और बाद में, हालांकि ये मैं बाद में करूंगा, लेकिन फिर भी क्या सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन अलाउड है? तो बिना कंसेंट के सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है। इवन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी सब्सिक्वेंट, जैसे इसमें क्या हुआ था, ए मैन एंड हिज वाइफ hired a room at hotel and paid a week rent in advance. When they went up to occupy the room, there was a notice wall on the wall of the to the effect that the properties will not proprietors will not hold themselves responsible for article lost or stolen। तो बेसिकली होता क्या है, एक हस्बैंड और वाइफ कहीं जा रहे होते हैं, और वो पहले एक महीने का एडवांस, एक हफ्ते का ना एडवांस रेंट भी पे कर देते हैं। और जब उन्होंने रेंट पे किया था तो उन्हें एक कंडीशन नहीं बताई गई थी। वो कंडीशन उन्हें तब पता चलती है जब ये होटल पहुंचते हैं। उनमें लिखा होता है, वॉल पे लिखा होता है कि अगर हमारे इस होटल में कोई सामान आपका चोरी हो गया तो हम लाइबल नहीं होंगे। तो लेकिन क्योंकि देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में था इनका, क्योंकि वो होटल वाला मालिक तो पता नहीं कितने लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता होगा, लेकिन इसने एक गलती कर दी कि जो इसने कॉन्ट्रैक्ट जो बताया, सब्सिक्वेंट जो मॉडिफिकेशन किया, ये अलाउड ही नहीं होता। क्योंकि इसने बाद में बताया जब जब उस वो जो कपल था ना, वो पेमेंट भी कर चुका था, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर भी हो चुका था। जब वो एक हफ्ते बाद होटल पहुंचता है, उस होटल को उसके रूम को ऑक्यूपाई करने के लिए, वो उसकी होटल की वॉल पे लिखा होता है कि अगर आपका कोई भी आर्टिकल चोरी हो जाता है तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। और बाई चांस होता क्या है, सच में उनका आर्टिकल चोरी हो जाता है, तो वो कंपनी प्ली लेती है कि सर हमने तो देखो वॉल पे लिखा हुआ था कि अगर हमारे होटल में कोई भी आर्टिकल आपका चोरी हो जाएगा तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। और क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो इन्होंने तो ऑटोमेटिकली हमें कंसेंट भी दे दी। तो कोर्ट ने बोल दिया, कोर्ट ने क्या बोला कि नोटिस ऑफ द टर्म शुड बी गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर बाद में आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो टर्म में, ये अलाउड नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बाद में मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं होती, और अगर अलाउड होगी भी तो दोनों पार्टीज की मर्जी से होगी, ठीक है बच्चे। यस सर। उसके बाद देख लेते हैं थर्ड चीज। Yes, sir. तो ये पहले इसमें हम लिखेंगे, देखो पहले लिखेंगे ऑफर इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये मैंने आपको बता दिया लास्ट नंबर में होता है। उसके बाद इसमें क्या क्या हो सकता है कि क्या क्या रीजनेबल टर्म्स ऑफ नोटिस मस्ट बी देयर, इसकी एक कंडीशन है। दूसरा, नोटिस शुड बी कंटेम्परेनियस विद कॉन्ट्रैक्ट। ये किसके एसेंशियल है पता है आपको? किसके एसेंशियल है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल है। सर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ की कॉन्ट्रैक्ट भी एसेंशियल है। अगर है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी अगर है तो उसमें पहली कंडीशन है कि देयर मस्ट बी ए नोटिस। दूसरी कंडीशन है नोटिस मस्ट बी कंटेम्परेनियस विद कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड कंडीशन है थ्योरी ऑफ फंडामेंटल ब्रीच। अनदर मीन्स ऑफ गेटिंग राउंड द इनजस्टिस ऑफ एग्जम्पशन क्लोज is by means of doctrine of fundamental breach. It is a method of controlling the unreasonable consequence of wide and sweeping exemption clause, even where adequate notice of the term and condition in a document has been given. They partly imposing the condition may not be able to rely on them if he has committed। देखो होता क्या है, अब मैं बताता हूँ फंडामेंटल थ्योरी ऑफ फंडामेंटल ब्रीच। तो ये किसके एसेंशियल है पहले ये बताओ चलो। सर स्टैंडर्ड तीनों। फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नोटिस भी होना चाहिए और नोटिस कंटेम्परेनियस होना चाहिए। तीसरी इसमें थ्योरी है, थ्योरी ऑफ फंडामेंटल ब्रीच। थ्योरी ऑफ फंडामेंटल ब्रीच क्या है, मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल सब वर्ड में बता रहा हूँ बेटा। ये होता क्या है कि जब कंपनी कर, बड़ी बड़ी कंपनी है ना, वो करती क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो कर लेती है, लेकिन इनके जब जब इंश्योरेंस कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तो ये क्या करती है, दो कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी तो ऐसा भी करती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बना रही है ना उसमें टर्म्स लिख देती है 100-150 पेज में। ऐसा भी होता है। आप सपोज करो 100-150 पेज में, या सपोज करो 50 पेज में यस ही सर। आपको कोई टर्म्स एंड कंडीशन बना के दे रहा है, और चुपके से वो एग्जेम्पशन क्लोज लिख देता है कि सपोज करो आप कोई मेडिकल इंश्योरेंस करा रहे हो, और चुपके से उसने एक लास्ट में जाके एक एग्जेम्पशन क्लोज लिख दी कि अगर आपको कल को जुकाम होगा तो हम आपको आपका मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं देंगे। तो थ्योरी ऑफ फंडामेंटल ब्रीच बोलती है कि जो ये आप चुपके से बना रहे हो ना,
आप ये एग्जेम्पशन क्लोज ऐड कर रहे हो, आप नहीं कर सकते। आपने जिस पर्पज के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट किया था उस पर्पज को तो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। अगर आप उस पर्पज से बच रहे हो, उस पर्पज से आपको एग्जेम्पशन दे रहे हो, तो वो अलाउड ही नहीं है। जैसे ही आपने जिस पर्पज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया और वो पर्पज अगर ब्रीच हो जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? कंपनसेशन देनी पड़ेगी। तो मैं फिर बता देता हूँ बेटा, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 72। कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक कंपनी या बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज पहले से ही जैसे मैं इसका सबसे बड़ी एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें आप लिख देना कि द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज हैड ए फेस टू प्रॉब्लम व्हिच इज अज्यूमिंग न्यू एंड वाइड डायमेंशन। द प्रॉब्लम हैज अराइजन out of modern practice of concluding contract in standardized form. The Life Insurance Corporation of India, for example, has to issue thousands of insurance covers every day, and the Railway Administration has to make innumerable contract of carriage. तो बेसिकली होता क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और सपोज करो कोई रेलवे कंपनी है, उस वो इधर से उधर माल की ढुलाई करती है, कैरेज के इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो वो करते क्या है, वो टर्म एंड कंडीशन पहले ही सेट करके रख लेते हैं, और जो भी पार्टी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है उनको वही टर्म कंडीशन पकड़ा देते हैं। इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमारा ये स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड का हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है। लेकिन उसके भी कुछ, अब सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बना के कोई कंपनी बच नहीं सकती। उसे 3 काम तो करने पड़ेंगे। उससे रीजनेबल नोटिस देना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा हमारी ये टर्म्स एंड कंडीशन है। जैसे पहले वाले केस में क्या हुआ था, हेंडरसन वर्सेस स्टीवनसन में, कि वो प्रेस वाले भैया बताते ही नहीं है कि मेरी ये टर्म एंड कंडीशन है। वो पीछे, वो स्लिप के पीछे चुपके से एक छोटी सी लाइन में लिख देते हैं कि आपके कपड़े फूकेंगे तो हम जिम्मेदार नहीं है। तो रीजनेबल नोटिस मस्ट बी देयर। दूसरी चीज है, नोटिस शुड बी कंटेम्परेनियस। नोटिस जो आप रीजनेबल नोटिस दे रहे हो, या तो आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर होने से पहले दोगे, या उस टाइम दोगे जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड किया जा रहा है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के कंक्लूजन के बाद नोटिस दे रहे हो, तो उस कंडीशन में इसे बोलते हैं सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन। और सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अलाउड नहीं है, सिर्फ एक ही कंडीशन में अलाउड है, अगर पार्टी एग्री कर जाती है। तीसरा है थ्योरी ऑफ फंडामेंटल ब्रीच। थ्योरी ऑफ फंडामेंटल ब्रीच का मतलब है कि जब कंपनी लार्ज स्केल में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और लार्ज अमाउंट ऑफ कंडीशन लिख रही है, तो उसमें कोई भी अगर वो एग्जेम्पशन क्लोज भी ऐड कर देती है, तो उस एग्जेम्पशन क्लोज के बेस पे वो अपने आप को लाइबिलिटी से एग्जेम्प्ट नहीं करा सकती, स्टिल उसे पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? यस सर। सर ऑफर एंड इनविटेशन टू ट्रीट समझ में आया कि ऑफर में कितने Yes, sir. ट्रांजैक्शन होते हैं? ऑफर में कितने ट्रांजैक्शन होते हैं, जल्दी बताओ। 2 सर 2 ऑफर में पार्टी कौन कौन सी दो। पार्टी होती है? ऑफरर और ऑफरी। सर प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। अच्छा, जनरल ऑफर में प्रोमिसर सर्टेन है, प्रोमिसी सर्टेन है क्या? नो No, सर sir, पब्लिक एट uncertain. लार्ज, नो सर। जो सर टर्म्स एंड अनसर्टेन है। परफॉर्म करेगा। ठीक है बेटा, ये कौन Uncertain. पीछे कुछ आवाज आ रही है किसी के पीछे? हाँ चलो, लास्ट बार एक चीज, हाँ एक जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। इनविटेशन टू ऑफर में कितने ट्रांजेक्शन है? सर 3 कौन कौन से, जल्दी। सर इनविटेशन, Invitation, ऑफर offer, और offer, एक्सेप्टेंस। acceptance. एक्सेप्टेंस। एग्जाम्पल बताओ जल्दी, अलग अलग सबको एक एक एग्जाम्पल बतानी इनविटेशन सर टू ऑफर का। वो फार्मास्यूटिकल ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूटकेस्ट केमिस्ट। जल्दी सक्षम, दूसरा एग्जाम्पल बता कोई हो जल्दी। सर जो आप Invitation to बता offer रहे का। थे सर, नंबर वन बोल रहे हैं? ऑप्शन का दिया था। हाँ हाँ, नंबर 1। सर नंबर 1 वो बता रहे जो आपने बताया था कि वो शॉप में जाता है, आप शॉप में जाते हो। यस यस डीमार्ट में जाता हूँ, वहाँ जो कैटलॉग लगे हुए हैं। जल्दी Yes. बता रुखसाना, तीसरा कोई एग्जाम्पल जल्दी चाहिए मेरे को, एग्जाम्पल कोई भी सर मैं दूं क्या एक एग्जांपल बेस्ट है? दे। हाँ दे भाई, दे जल्दी, वंस दे। सर जैसे अमित सर का एक ढाबा है और उसमें हम सब जाते हैं और सर आपने मेन्यू में लगा रखे हैं बहुत सारे डिशेज, तो सर आप इनवाइट कर रहे हो कि हम ऑफर करें और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं। मैं एक काम करूंगा, जब मेरा ढाबा होगा तो मैं तुम्हें भगा देता हूँ कि जाओ भाई मेरा ढाबा है, मैं तो भगा रहा हूँ तुम्हें। यस तो इस सर। कंडीशन में है ना? चल ठीक है, यस कोई सर। नहीं। यस सर। और चलो इतना हो गया। हाँ सक्षम बोल। हाँ रुखसाना। सर जो सर जैसे ऑप्शन का आपने वो बताया था। एग्जांपल बताया था कि एक ड्रग्स का लगाया हुआ था, वो सिर्फ शो करने के लिए लगाया हुआ था, इनविटेशन के लिए, हाँ, बट अब उसमें सुन लो, अब सुन लो पहले मेरी बात, ये बहुत बड़ी एग्जांपल है। यस सक्षम बोल सर। पहले, सक्षम बोल पहले, जल्दी बता क्या बोल रहा था। सर ऑप्शन का जो आपने बताया था मैं वही बोल। हाँ आप सुन लो। फार्मास्यूटिकल इनविटेशन सोसाइटी टू ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो 3 केस बता रहा हूँ मैं आज के लिए। फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूटकैट केमिकल। यस मैं सर बता देता हूँ हेंडरसन इसका वर्सेस एक तो ये, स्टीवनसन। एक हेंडरसन वर्सेस स्टीवनसन, एक यस हार्वे सर। वर्सेस फैंसी। हार्वे लिख लो पहले, इन सबको लिख लो, हार्वे वर्सेस सर लिख फैंसी। लिए। एक
कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये चारों केस लिखोगे और कल मैं डिस्कस करोगे मेरे से। सर फोर्थ यस कौन सर। सा बताया आपने? कार्निल वर्सेस देखो कार्बोलिक बेटा, पहले स्मोक बॉल कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। तो आज का जो पढ़ाया हुआ समझ में भी आ रहा है सबको? आ गया सर यस पूरा। एक्चुअली है क्या कि यस मैं अगर सर। देखो स्किप करके चलूं बच्चे, देखो बेटा मैं अगर स्किप करके जाऊं तो मैं स्किप नहीं करना चाह रहा। मैं आज सोच रहा था कि मैं एक्सेप्टेंस पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे को पढ़ाना इतना पड़ गया कि फिर मैं अगर मैं इसके छोड़ दूंगा तो फिर तुम्हारा फिर ना आगे का बहुत कुछ रह जाएगा जो इस पे डिपेंड करके चलता है। क्योंकि मैंने तुम्हें कल एक बात बताई थी कि ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, ये बेस है बेसिकली सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का या पार्टनरशिप एक्ट का या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। तो इसकी तो तुम्हें एक स्पेसिफिक एक रिलीफ है। नस नस को पढ़ना पड़ेगा भाई। इसके तो एक एक प्रोविजन को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और इसके बाद ही तुम ना बेसिकली सिविल लॉ का सबसे बेसिक लॉ अगर है तो वो सीपी सॉरी ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही है बेटा, है ना। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद ही हमें बहुत सारे लॉ समझ में आते हैं। तो आज एक चीज और मैंने पढ़ाई थी, बताओ, ऑक्शन। यस सर। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है, हाईएस्ट बिडर जो है, सपोज करो मैं आप सबको बुलाता हूँ 5 बच्चों को, उसमें सक्षम हाईएस्ट बिडर है। तो यस सर। सक्षम जो हाईएस्ट बिडर है, क्या मैं सक्षम को अपना जो जब सक्षम हाईएस्ट बिड लगाता है और मैं बोलता हूँ मेरा मोबाइल मैं उसको दूंगा जो हाईएस्ट बिड लगाएगा, तो मैं बाउंड हो जाऊंगा क्या? नो नो सर। सर। नो नहीं, क्योंकि सर। जब सक्षम, तक हैमर डिपार्ट देखो होगा तब जब, तक नहीं। हाँ मैं बताता हूँ, दो चीजें सुन लो। जब मैं आप सबको बुला रहा हूँ कि आओ और हाईएस्ट बिड लगाओ, तो मेरी तरफ से इनविटेशन था, आप जब बिड लगा रहे थे आपकी तरफ से ऑफर था। जब तक यस मैं सर। हैमर को हिट नहीं करता हूँ उस टेबल से, तब तक मेरी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं होती। या तो हैमर हिट कर दूं या मैं रिटर्न में आपको कुछ दे दूं, क्योंकि हैमर हिट करना मतलब कंडक्ट से भी मैं आपको एक्सेप्टेंस दे सकता हूँ। मेरी तरफ से कंडक्ट यही था कि मैं सर हैमर हिट बाउंड कर हो रहा हूँ। जाओगे सर आफ्टर एक्सेप्टेंस, जब एक्सेप्टेंस दे दोगे। हाँ, तब बाउंड हो जाऊंगा बेटा, है ना। तो अब यस ठीक है। सर। कल आप कल हम पढ़ेंगे ना बेटा। कल तो आप तो देखो सब कुछ मैंने कंक्लूड करा दिया, कल मैं इवन इंट्रो भी नहीं कराऊंगा इसका। अच्छा ठीक है, कल आप करके आओगे खुद ही, और कल मैं कराऊंगा एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के बाद पता है फिर क्या कराऊंगा? एक्सेप्टेंस जल्दी हो जाएगा, क्योंकि प्रपोजल जितना हमने पढ़ लिया ना, एक्सेप्टेंस तो उसका आधा है। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन के बाद रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बाद फिर ये जो एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, ये कराऊंगा। ठीक है, यस सर। तो कल ये सब करके आ जाओ, बाकी मिलते हैं कल ब्रेक के बाद। ठीक है भाइयों, ओके सर। ओके ठीक सर। है चलो सर। ठीक है बच्चों, ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू थैंक सर। यू।